So, what are the main sources of externality? एक्सटर्नलिटी क्यों जनरेट होती है? द मेन सोर्स ऑफ एक्सटर्नलिटी इज लैक ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी। एक्सक्लूड करने की संभावना का न होना या एक्सक्लूड न कर पाना, उपयोग से वंचित न कर पाना, ये बाध्यताओं का कारण है, स्रोत। गार्डनर के केस में हम देखें, जिसका बगीचा है मालिक, उसने अपने बाजार में मार्केट में अपने गार्डन में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, माली ने उसकी देखभाल की, बगीचे को बनाया, बहुत बढ़िया। अब मालिक चाहता उसका लाभ अकेले ले, तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो दूसरों को इसके उपयोग से वंचित कर सकता है। ही कैन एक्सक्लूड, लेकिन एक्सक्लूड करने के लिए उसको दो काम करने होंगे। अगर वो चाहता है कि राह चलते लोग उसके बाग को देखकर उसका आनंद ना लें, उसकी खुशबू ना लें, आनंदित ना हो, तो वो सड़क की तरफ के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दे। अगर वो चाहता है कि जो उसका पड़ोसी है वो फ्री में आनंद ना ले, उसको हम एक्सक्लूड कर दें, तो इसके लिए उसको अपने मकान के एक दूसरी तरफ एक बड़ी ऊंची दीवार खड़ी करनी होगी, जिससे कि उसका पड़ोसी उसके बगीचे को देख ना पाए। लेकिन इस तरीके से एक्सक्लूड करने में जो ओनर है गार्डन का, जो गार्डनर है या ओनर है, उसको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी होगी, उसको अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी। एंड दिस इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इफ यू वांट टू एक्सक्लूड फ्रॉम द कंजम्पशन और बेनिफिट, देन यू हैव टू बियर this cost, which is transaction cost. And when such transaction costs are very high, then it is not possible to exclude others. हम दूसरों को वंचित, अगर हम चाहते भी हैं कि उनको वंचित कर दें, तो भी हम उनको वंचित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम उनको वंचित करना चाहेंगे तो उसके लिए हम ही को पैसा लगाना पड़ेगा। लैक ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी, फर्स्ट केस, गार्डनर का केस। एक्सटर्नल बेनिफिट से आप एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं दूसरों को, क्योंकि अगर एक्सक्लूड करना चाहेंगे तो पैसा आप ही को खर्च करना पड़ेगा, इसीलिए एक्सटर्नल बेनिफिट जनरेट होते हैं, रुकते नहीं हैं। दूसरी ओर एक्सटर्नल कॉस्ट, अगर फिश हैचरी और पेपर मिल को देखा जाए तो इनके केस में फिश हैचरी का नुकसान हो रहा है, लेकिन चूंकि नदी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, नदी के प्रॉपर्टी राइट्स फिश हैचरी के पास नहीं हैं, अतः फिश हैचरी पेपर मिल को, पानी को प्रदूषित करने से रोक नहीं सकती। लैक ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी। अगेन, रीजन क्या होगा? फिश हैचरी का प्रोडक्शन कम होगा, नुकसान होगा। पेपर मिल के पास हमेशा इंसेंटिव रहेगा ज्यादा से ज्यादा पेपर प्रोड्यूस करने का और ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन करने का, क्योंकि पोल्यूशन के बारे में उसको सोचना नहीं, नदी कितनी प्रदूषित हो रही है। External cost is borne by the third party, fish hatchery, which is not involved in the production of paper. The result is what? The result is market failure. Now, market failure is the situation when Adam Smith का losses, faire, invisible hand, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। एडम स्मिथ तो कहते भी थे
क्लासिकल इकोनॉमिक्स को याद कीजिए कि सरकार का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं स्वतः शक्तियों से संचालित होती हैं। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, हैंड्स ऑफ लासेस फेयर, इनविजिबल हैंड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दिस इज, जब ऐसा होता है देन दिस इज दैट मार्केट इज फंक्शनिंग वेल। और जब ऐसा नहीं हो पाता है देन दिस इज मार्केट फेल्योर। और मार्केट फेल्योर क्यों आता है? क्योंकि जब ये एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट की बातें आने लगती हैं तो इसको कैलकुलेशन में मार्केट नहीं ले पाता, एंड दिस इज मार्केट फेल्योर। तो भाई मार्केट फेल्योर हो गया तो हो गया। हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि एक्सटर्नलिटीज की प्रेजेंस में, चाहे वो बेनिफिशियल हो चाहे वो कॉस्ट की हो, एक्सटर्नलिटीज की प्रेजेंस में अगर एफिशिएंसी कंडीशंस वायलेट होती हैं, मार्केट फेलियर होता है, हमको फर्स्ट बेस्ट नहीं मिलता, हमको परेटो ऑप्टिमम स्टेट नहीं मिलती जो हमें चाहिए। हम फर्स्ट बेस्ट से, एफिशिएंसी कंडीशन से डेविएट कर जाते हैं, और वहां पर जरूरत जिस बात की होती है वो होती है रीस्टोरेशन ऑफ एफिशिएंसी कंडीशंस। एफिशिएंसी कंडीशंस को रीस्टोर करना, मार्केट फेलियर को करेक्ट करना, और इकोनॉमिक थ्योरी में ये वेल एस्टेब्लिश्ड है कि whenever there is case of market failure, then it is the duty of the authority or the government to restore efficiency and correct market failure. एक महत्वपूर्ण बात और कि मार्केट फेलियर अगर है तो परेशानी की बात क्या है? फर्स्ट बेस्ट वायलेट हो गया, नहीं मिला तो क्या हो गया? हुआ ये कि एक सप्लाई साइड है इकोनॉमी की और एक डिमांड साइड है सोसाइटी की। अगर मार्केट फेलियर हुआ तो इसका मतलब है जो कुछ भी अर्थव्यवस्था में पूर्ति पक्ष की ओर से हो रहा है वो समाज की प्राथमिकताओं और वरीयताओं के हिसाब से नहीं है। वट एवर इज गिवन, वट एवर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, whatever is allocation of factors, and whatever is substitution or rate of substitution in between consumers in the society, it is not first best. It is not according to society priorities. उदाहरण, हम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल नदी वाला लेते हैं। अगर नदी में प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं है, जो कि एक सोर्स है एफिशिएंसी कंडीशंस के डेविएट होने का, अगर प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं है, नदी ना पेपर मिल की है ना फिश हैचरी की है, दोनों उसका अपने अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं और दोनों उसका अपने अपने लाभ के लिए समुचित उपयोग करेंगे, बिना इस बात का ख्याल रखे कि मेरे लाभ या मेरे उपयोग करने से पेपर मिल के लाभ और पेपर मिल के उपयोग करने से फिश हैचरी का क्या नुकसान नफा होता है, कोई मतलब नहीं। और फिश हैचरी के एक्शन से पेपर मिल पर क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, फिश हैचरी को कोई लेना देना नहीं। यही होगा अगर प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं होंगे। नदी किसी की नहीं है, नदी सबकी है। नदी का उपयोग फिश हैचरी जो नीचे है वो अपने उपयोग के लिए कर रही है और जो पेपर मिल है ऊपर वो अपने उपयोग के लिए कर रही है। दोनों का उद्देश्य मैंने आपको बताया है। प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं है तो मार्केट फेलियर कैसे आएगा, जनरेट होगा? नो डाउट पेपर मिल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पेपर मिल का, एंड पेपर मिल और पेपर इंडस्ट्री इज डर्टी इंडस्ट्री। More pollution, more production of paper, more pollution, more water pollution, river more pollute.
रिवर जितनी ज़्यादा प्रदूषित होती जाएगी, जो मछलियां हैं उनका उत्पादन प्रभावित होगा, फिश हैचरी का प्रोडक्शन घटेगा, फिश हैचरी का प्रोडक्शन घटेगा, फिश हैचरी की सेल घटेगी, प्रॉफिट घटेगा, फिश उत्पादन कम होगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट? We will get more and more production of paper and less production of fish. We can say one thing, समाज को जितना पेपर चाहिए उससे ज्यादा पेपर उसको मिलेगा, और जितनी मछलियां चाहिए उससे कम मछलियां उसको मिलेंगी। हो गया मार्केट फेल्योर। Whatever is production, it is not according to social priorities. तो मार्केट फेल्योर प्रॉब्लम इसीलिए है कि जब बाजार विफलता होती है तो ये बता देती है कि भैया आप अगर एक्स और वाई दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और सारे संसाधनों को, लेबर और कैपिटल, इसमें से कुछ लेबर और कैपिटल का एक पार्ट एक्स में लगा रहे हैं और एक पार्ट वाई में लगा रहे हैं, दिस इज एलोकेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर ये स्थिति है तो ऐसी ही स्थिति के बारे में कोई और सिचुएशन लीजिए, मार्केट फेल्योर हो गया। अब आप एक्स का उत्पादन कर रहे हैं, वाई का उत्पादन कर रहे हैं, तो होगा क्या? हो सकता है एक्स आप उत्पादित करें समाज जितना एक्स चाहता है उससे ज्यादा, और वाई आप उत्पादित करें उतनी समाज जितना चाहता है उससे कम। तो ना केवल एक्स और वाई का प्रोडक्शन समाज की वरीयताओं के विपरीत हो गया, बल्कि आपने एक्स के उत्पादन में जरूरत से ज्यादा संसाधन लगा दिए और वाई के उत्पादन में जितना संसाधन देना चाहिए था उतना लेबर और कैपिटल कम लगाया, तो आपका एलोकेशन भी गलत है, प्रोडक्शन प्रपोर्शन भी गलत है, एलोकेशन भी गलत है, पेरेटो की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। समाज में आप लेबर कैपिटल लगा भी रहे हैं, एक्स वाई का प्रोडक्शन कर भी रहे हैं, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं है। दिस इज मार्केट फेल्योर, नॉट अकॉर्डिंग टू सोशल प्रायोरिटीज। और जब हम एनवायरमेंटल रेगुलेशन पर जाते हैं तो यही बात सामने आती है दैट वी हैव टू करेक्ट मार्केट फेल्योर, वी हैव टू रीस्टोर एफिशिएंसी। ये एक कारण है। एनवायरमेंटल गुड्स और एनवायरमेंटल एमिनिटीज के केस में जो एफिशिएंसी कंडीशन से डेविएशन होता है, जो मार्केट फेल्योर होता है, उसके 3 कारण हैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। एक, एक्सटर्नलिटीज का प्रेजेंट होना, दूसरा एनवायरमेंट एमिनिटीज का या मुख्य रूप से एनवायरमेंटल क्वालिटी का, वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, इसका पब्लिक गुड का नेचर होना, और तीसरा प्रॉपर्टी राइट्स का डिफाइंड न होना। बहुत सारा पूरे विश्व में, पूरे भारत में भूभाग ऐसा है जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में है, CPR। और जब CPR कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का नेचर होता है, जैसे मैंने अभी नदी का एग्जाम्पल दिया था, तो मार्केट फेल्योर होता है। 2 की बात हम लोगों ने कर ली। एक बात एक्सटर्नलिटीज की प्रेजेंस में डेविएशंस कैसे होता है एफिशिएंसी कंडीशन का, एक्सटर्नलिटीज की प्रेजेंस में कैसे मार्केट फेल्योर होता है। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं है तो कैसे मार्केट फेल्योर हो जाता है। और एक तीसरी चीज, प्रॉपर्टी राइट्स को हम एक और तरीके से एक केस स्टडी के रूप में यहां पर आपको बताते हैं। When it has been said, एक केस स्टडी है जिसको पर्टिकुलरली जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का लिटरेचर है उसमें बहुत अच्छे से, बड़ी इंटरेस्टिंग वे में समझा जाता है। When a car turns into trash, when a car turns into trash, 2 तरीके के प्रॉपर्टी राइट्स हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, जहां मालिकाना हक हमारे हैं, हम किसी को, जो हमारी चीज है हम उसके बाद किसी को भी उससे एक्सक्लूड कर सकते हैं। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा सामान, दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट। एक है पब्लिक प्रॉपर्टी राइट, जिसकी प्रोप्राइटरी, जिसका स्वामित्व सरकार के पास का है।
लेकिन अगर कहीं कोई स्थिति ऐसी हो जहां प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड ही ना हो तो उस जगह का हश्र क्या होता है, दुर्दशा। और इसी को मार्केट फेल्योर हम कह सकते हैं। किसी एक जगह वन फाइन मॉर्निंग इन ए सिटी देयर इज सम अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट कि जिस भी आदमी के पास जो भी अपनी प्राइवेट कार है वो उपयोग नहीं कर सकता। पूरे शहर में, शहर भर में कई कारें खड़ी रहेंगी, उनमें चाबियां लगी रहेंगी। जिसको भी कहीं भी आना जाना है वह उन्हीं पब्लिक कारों का उपयोग करेगा, लेकिन वो कार को ओन नहीं कर सकता। उसको जहाँ जाना है जाए, खड़ा कर दे, लेकिन वो चाबी अपने पास नहीं रखेगा, ओन नहीं करेगा। अब ये लेजिस्लेशन है, कानून है सरकार का, लोगों को मानना है। परेशान तो हो गए लोग। मानना ये है अपनी अपनी कारें गैरेज में, और जो बाहर अवेलेबल हैं उन्हीं में मूव करना है। बाहर की कार जो है सरकार वाली, वो घर के अंदर गैरेज में आप नहीं रख सकते, और ना ही कहीं जाके उसकी चाबी लॉक करके अपनी जेब में रख सकते हैं। यानी कि जितनी भी कारें शहर में अवेलेबल हैं उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं है। निजी स्वामित्व कारों का किसी के पास नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं है तो मार्केट फेल्योर होता है। क्या दुर्दशा होती है, होगा क्या? मैं अपने घर के बाहर निकला, एक कार खड़ी थी, मैंने चाबी लगाई, को स्टार्ट हो गई, चल दिए, जहां जाना था वहां गया और वहां पे चाबी कार में लगी हुई छोड़ दिया। और मैं जानता हूं, हो सकता है मैं काम करके बाहर निकलूं तो ये कार कोई और ले गया हो, क्योंकि ओनरशिप नहीं है। फिर मैं बाहर निकला, देखा वाकई वो कार कोई और ले गया। एक दूसरी कार खड़ी थी, मैंने उसमें चाबी लगाई, स्टार्ट हो गई, मैं उसको लेके चल दिया। जहां गया वहां गया, काम किया, वहां उसको छोड़ दिया। निकला बाहर, मिल गई नहीं मिल गई, दूसरी कार जो खड़ी थी उसको चाबी लगाई, को लेके चल दिया। होगा क्या? कुछ समय के बाद नो मेंटेनेंस ऑफ कार्स, नो अटैचमेंट टू कार्स, everyone will use the car, no one will maintain it, no one will take care about air efficiency and other technical aspects of the car, because the car doesn't belong to me. And the result, after some time, car turns into trash. जो भी कारें हैं वो एक गुदड़ी, वो एक कबाड़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। सिस्टम खत्म। क्यों? क्योंकि यूज सबने किया, केयर किसी ने नहीं की। क्यों नहीं की? प्रॉपर्टी राइट्स प्राइवेट नहीं थे, प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं थे। मेरे अपने घर की कार होती है, हम उसको निकालते हैं, पहले 10 मिनट उसको साफ करते हैं, हवा चेक करवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, ले जाते हैं, लौट के लाके फिर उसको खड़ा कर देते हैं, फिर निकालते हैं। वी केयर बिकॉज प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड। कार मेरी है। कार्स कन्वर्ट इनटू ट्रैश, सारी कारें कबाड़ में कन्वर्ट, सिस्टम खत्म, मार्केट फेल्योर। प्रॉपर्टी क्यों? प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट डिफाइंड। पेपर मिल ताबड़तोड़ पानी को दूषित करती रहेगी, और जो फिश हैचरी है उसकी दुकानदारी खराब होती जाएगी। समाज को पेपर जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, और मछलियाँ जितनी चाहिए उससे बहुत कम मिलेंगी। मार्केट फेल्योर, ये चिंता की बात है। मार्केट फेल्योर चिंता की बात क्यों है? मार्केट फेल्योर चिंता की बात इसलिए है, हमको जो जैसे चाहिए दैट इज नॉट अवेलेबल। जो इतना चाहिए वो इतना मिल रहा है, जो ज़्यादा चाहिए वो कम मिल रहा है। एंड दिस इज ये जनरल नेचर है प्रॉब्लम का। और एनवायरमेंटल एमिनिटीज और गुड्स के केस में ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट का अथॉरिटी का रूल आता है, इसको करेक्ट किया जाए, डेविएशंस को ठीक किया जाए, मार्केट फेयर को करेक्ट किया जाए, और गवर्नमेंट उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स या रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को लगाती है। एंड दिस इज द थिंग, इसको याद रखिए यहाँ पर
दिस इज द इकोनॉमिक रेशनेल ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू करेक्ट मार्केट फेल्योर इन केस ऑफ एनवायरमेंट। पर्यावरण के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का औचित्य क्या है? यही औचित्य है। पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विनियमनों को बनाने में, अंतर्राष्ट्रीय एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को बनाने में, नीतियों को बनाने में सरकार आगे क्यों आए? ये सरकारी हस्तक्षेप का औचित्य है। क्यों? क्योंकि मार्केट फेल्योर हो रहा है, एफिशिएंसी कंडीशंस डेविएट हो रही हैं, और एफिशिएंसी कंडीशंस को रिस्टोर करने की, डेविएशंस को, मार्केट फेल्योर को करेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। दैट इज वाई गवर्नमेंट यूज रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये बातें ये बताती हैं यहाँ पर कि अभी एक फैक्टर की बात की गई कि जो एक्सटर्नलिटी है या जो प्रॉपर्टी राइट डिफाइंड नहीं है, इन दोनों केसेस में मार्केट फेल्योर कैसे होता है और गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत क्या है। एक तीसरा कारण बचता है पब्लिक गुड का, कि अगर किसी चीज़ का स्वभाव सार्वजनिक वस्तु का है तो उसके कारण भी बाजार विफलता की स्थिति आती है, एफिशिएंसी कंडीशंस मेंटेन नहीं हो पाती। इन्वायरमेंटल क्वालिटी इज अ पब्लिक गुड। पर्यावरणीय गुणवत्ता एक सार्वजनिक वस्तु है और इसका स्वभाव सार्वजनिक वस्तु का क्यों है? एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, बायोडायवर्सिटी, रिचनेस ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये सब इन्वायरमेंटल क्वालिटी की निशानियां हैं। और ये इन्वायरमेंटल क्वालिटी पब्लिक गुड के नेचर की है। इसलिए इन चीज़ों के केस में भी एफिशिएंसी कंडीशंस डेविएट हो जाती हैं, वायलेशन हो जाता है और मार्केट फेल्योर होता है। गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है मेजर्स के लिए। सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी हैं? हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। नो एक्सक्लूजन, नॉन एक्सक्लूजन, ज्वाइंट कंजम्पशन, नॉन राइवल कंजम्पशन। अगर एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है, एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, नो एक्सक्लूजन, नॉन एक्सक्लूजन, ज्वाइंट कंजम्पशन, उपभोग संयुक्त है, और नॉन राइवल कंजम्पशन, परस्पर जो अपवर्जी विरोध है, विरोध नहीं है। अगर ये फीचर्स पाए जाते हैं तो नेचर पब्लिक गुड का होता है। शुद्ध हवा के बारे में सोचिए, शुद्ध जल के बारे में नदियों के सोचिए। हम आराम से हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वायु सबको चाहिए, और कोई किसी को शुद्ध वायु लेने से रोक नहीं सकता, नॉन एक्सक्लूजन। सब लोग वातावरण की शुद्ध वायु को एक साथ ले रहे हैं, नॉन राइवल कंजम्पशन। और साथ साथ ये भी है परस्पर अपवर्जी विरोध। जो भी व्यक्ति हैं सब एक साथ संयुक्त रूप से शुद्ध वायु और जल का उपयोग कर रहे हैं। कोई किसी के उपयोग को प्रभावित नहीं कर रहा, कोई किसी के उपयोग को रोक नहीं रहा, कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा। पब्लिक लाइट, हाईवेज पर, सड़कों पर जो रोड लाइट लगी है उसका नेचर पब्लिक गुड का है। एवरीवन इज कंज्यूमिंग, एवरीवन इज गेटिंग बेनिफिट, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, कहीं भी नॉन राइवल कंजम्पशन है, कहीं भी कंजम्पशन में विरोध नहीं है। तो जो वायु गुणवत्ता है, जो जल गुणवत्ता है, अर्थात जो पर्यावरणीय गुणवत्ता है, इसका स्वभाव सार्वजनिक वस्तु का है
और जब सार्वजनिक वस्तु का स्वभाव होगा तो प्राइसिंग नहीं हो पाएगी मार्केट मैकेनिज्म से। बाजार प्रणाली इसका हल नहीं बता पाएगी कि जो शुद्ध वायु है उसकी कीमत क्या होगी, शुद्ध जल है उसकी कीमत क्या होगी। रादर पर्यावरणीय वस्तुओं के संदर्भ में तो एक और बात है कि पर्यावरणीय वस्तुओं का बाजार नहीं होता। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, कुछ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, उनका तो मार्केट है, लकड़ी है और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल क्वालिटी का कोई मार्केट नहीं है। इन्वायरमेंटल क्वालिटी का कोई मार्केट नहीं है तो प्राइसिंग भी नहीं है। शुद्ध वायु सबको चाहिए, लेकिन शुद्ध वायु की कीमत क्या? नो मार्केट नो प्राइस। शुद्ध जल सबको चाहिए, शुद्ध जल की कीमत क्या? नो मार्केट नो प्राइस। रीजन पब्लिक गुड का नेचर। तो शुद्ध वायु और शुद्ध जल इसका प्राविधान रहे, क्योंकि लोगों के फायदे का है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है, अथॉरिटी की है। और अगर सरकार ये सोचती है कि इसके लिए लोगों से थोड़ा कुछ टैक्स या उनसे कुछ योगदान लेना चाहिए, ले या ना ले बात अलग है, तो ये उसका अपना कैलकुलेशन है। अर्थात जैसे सोशल गुड्स के केस में होता है कि मेरे को अगर किसी पार्ट से जो लाभ मिल रहा है, मेरे से अगर मेरी प्रायोरिटी पूछी है कि मुझको बहुत लाभ मिल रहा है, मैं बताऊंगा नहीं। इंडिविजुअल प्रायोरिटीज आर नॉट रिवील्ड, because I think if I will reveal that I am getting more and more benefit from the park, then I have to pay more and more. Benefit theory of taxation. तो ये ना हो जाए। So individual preferences social goods के केस में रिवील नहीं होती हैं। जिसको ज्यादा लाभ मिलेगा वो नहीं बताएगा। तो कुछ रेवेन्यू भी तो चाहिए अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए। तो सरकार क्या करेगी? सरकार खुद एक एस्टिमेट करती है। इट्स प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, एंड गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करती है। हाँ भाई, किसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, क्या है क्या नहीं, इतना कुछ टैक्स लगाया जाए, रेवेन्यू लिया जाए। नॉर्मल पब्लिक गुड्स के केस में, एनवायरमेंटल एमिनिटीज के केस में, जो फ्रेश एयर है, जो फ्रेश वाटर है, इसको इंश्योर करने के लिए सरकार जानती है कहीं कोई नहीं बताएगा कि मैं 5 बार योगा करता हूं, 4 बजे से योगा करता हूं, अगला आदमी 10 बजे तक सोता रहता है, so I am getting more benefit from fresh air. I will never reveal. और मैं रिवील करना भी चाहूं तो ऐसे रिविलेशंस का कैलकुलेशन, एस्टिमेशन डिफिकल्ट टास्क, पब्लिक गुड का केस। सो व्हाट हैपेंस, जो अथॉरिटी है वो खुद डिसाइड करती है कि अगर ये है तो मैं खुद देखता हूँ कि कहाँ क्या, कौन किसको बेनिफिट ज़्यादा है, किसको बेनिफिट कम है, और मेरे को कुछ टैक्स लेना होगा तो हम ऐसे ले लेंगे। ले या ना ले ये दूसरी बात है। तो एक बात तो लेकिन आ गई कि भाई अगर पब्लिक गुड का नेचर है एनवायरमेंटल क्वालिटी का, तो मार्केट मैकेनिज्म, बाजार प्रणाली फिर एक बार विफल होती है ऐसी चीज़ों के प्रावधान में, ऐसी चीज़ों की प्राइसिंग में, ऐसी चीज़ों के मार्केट। सो these 3 factors, presence of externalities, lack of property rights and environmental quality as public good, ये 3 बातें ऐसी हैं जिनकी प्रेजेंस में, किसी भी एक की प्रेजेंस में जो एफिशिएंसी कंडीशंस हैं वो डेविएट हो जाती हैं, मार्केट फेलियर होता है, एंड इट क्रिएट्स रैशनल फॉर इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू करेक्ट market failure and to restore efficiency conditions to get first best through environmentally regulation measures. और ये environmental regulation measures क्या हैं? गवर्नमेंट को जो ये रैशनल तर्क और एक हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया कि एफिशिएंसीज को रिस्टोर करने के लिए, मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए वो ऐसा करे, तो वो रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं इसकी चर्चा
अगले लेक्चर में की जाएगी। थैंक यू।